हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लू वेंजे को उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया होता है और लू वेंजे की गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए टोनी ने निया को बुलाया होता है। निया बोलती है आपने से अपने दोस्त से मिलाने के लिए मुझे इतनी रात को बुलाया। टोनी कहता है कि नहीं, बस इतना काम नहीं था, हमें कल कुछ बहुत ही बड़ा करना है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लाउजिया और उसके बॉयफ्रेंड को जो कि अपने कार में चलते हुए जा रहे होते हैं। लाउजिया का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है लाउजिया तू बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने उस बेवकूफ वेंजे को छोड़ के अच्छा ही किया और तुम्हारा कुछ दिनों में बर्थडे आ रहा है ना, तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। और लाउजिया कहती है मुझे एक नया बैग चाहिए। तभी उनके पास में टोनी की कार आती है जो कि उनके आगे आगे अचानक से ब्रेक मार देती है। उन लोगों की वजह से लाउजिया के बॉयफ्रेंड को भी ब्रेक मारना पड़ता है। फिर लाउजिया का बॉयफ्रेंड मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता। लेकिन तभी वो निया को देख के काफी ज्यादा शर्मा जाता है और हम देखते हैं निया ने काफी अच्छा मेकअप किया होता है और वो काफी प्रिटी लग रही होती है। तभी कार से लू वेंजे उतरता है जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, जिसको देख के लाउजिया बोलती है क्या ये लू वेंजे है। फिर निया बोलती है वेंजे तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा था जो हमारी नई कार है वो बस टकराने ही वाली है। और वेंजे कहता है अगर ये टकरा भी जाती तो मैं तुम्हें नया खरीद के दे देता। वहीं लाउजिया का बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है क्या सच में वेंजे इतना ज्यादा अमीर है। फिर लाउजिया आगे बढ़ते हुए बोलती है वेंजे एक्टिंग करना बंद करो। वेंजे बोलता है पता नहीं ये लड़की हमको परेशान करने के लिए क्यों आ गई, चलो बेबी हम लोग कार में बैठ के कहीं और चलते हैं। तभी लाउजिया बोलती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लंबे टाइम से जानती हूँ, मुझे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है और मैं ये बात मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन तुम जो आज कर रहे हो बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है, यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करो। वह ये सब होते हुए जाओ टियान और टोनी देख रहे होते हैं। जाओ टियान कहता है लगता है उस लड़की को सब कुछ पता चल गया कि यहाँ पे एक्टिंग हो रही है। टोनी कहता है जाओ टियान तुम टेंशन मत लो, अभी तो मैंने यहाँ पे स्टेज सजाया भी नहीं है। तभी वहाँ पे बहुत सारी लग्जरी कार आ जाती है जो कि लाउजिया और उसके बॉयफ्रेंड की कार को घेर लेती है। फिर एक व्हाइट हेयर वाला लड़का बाहर निकलते हुए बोलता है वेंजे मेरे दोस्त तुम यहाँ पे हो। और उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देख के लाउजिया का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा होता है ये तो ब्रदर बाई है। फिर बाई आगे जाके लाउजिया उसके बेस्ट फ्रेंड के कंधे पे हाथ रखता है। फिर बाई बोलता है लड़की तुम्हें पता है इस लड़के का नाम मकाई है, इसकी फैमिली एक कोल माइन को ऑन करती है और ये अमेरिका से पढ़ के आया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी बातें झूठ है, ये लड़का सभी लड़कियों से झूठ बोलता है ताकि अपना काम निकलवा सके और ये तुम्हें भी यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी इसकी बातों को मान लिया कि ये कोई अमीर इंसान है। वहीं लाउजिया का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा होता है मिस्टर भाई मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। फिर मिस्टर भाई आगे जाते हुए बोलते हैं ये लड़का काफी ज्यादा चालाक है, यहाँ इसने एक और लड़की को बेवकूफ बना ही लिया और क्या इस लड़की ने अपनी शक्ल नहीं देखी, इस लड़की को कौन अमीर लड़का पटाएगा। ये सुन के लाउजिया सदमे में चली गई होती है। फिर लाउजिया मेकई के पीछे चप्पल लेके पड़ गई होती है और कहती है तुम्हारे से झूठे से अच्छा तो सुअर है। वहीं माकई बोल रहा होता है सिस्टर लाउजिया मुझे माफ कर दो। फिर वेंजे बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। लेकिन तभी लाउजिया वेंजे का पैर पकड़ लेती है, कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा छोड़ के मत जाओ, मैं बस गरीबी से डर रही थी इसी वजह से मैंने ऐसा किया, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो। लेकिन वेंजे आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम कभी मेरी तरफ वापस मत आना और कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ही मत करना। वही मिस्टर बाई के दोस्त बोल रहे होते हैं मिस्टर बाई ने तो काफी शानदार एक्टिंग करी और लाउजिया का बॉयफ्रेंड उनसे छुप के भाग रहा होता है। लेकिन तभी वो टोनी से टकरा जाता है और टोनी बोलता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम खुद को कम से कम 100 थप्पड़ मारो उसके बाद यहाँ से जाना। सीन चेंज होता है, हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैठकर टोनी और सभी लोग जाम टकरा रहे होते हैं। टोनी बोलता है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग मेरी हेल्प करने के लिए आए। तभी मिस्टर बाई बोलते हैं आप मेरे ब्रदर हाउटियान के दोस्त हैं और हाउटियान के दोस्त मतलब मेरे दोस्त। तभी मिस्टर बाई आगे बढ़ते हुए बोलते हैं मिस्टर स्टार्क मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, मैंने सुना है कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे पैसे उड़ा देते हैं, इसी चीज को लेके मुझे भी आपसे एक हेल्प चाहिए थी। टोनी कहता है तुम क्या कहना चाहते हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर भाई बताते हैं कि मुझे एक अंकल काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इस महीने में मैं उसे बहुत सारा खर्चा कर चुका हूँ और अब मेरे पास और पैसे नहीं है उसके ऊपर खर्च करने के लिए, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे सकते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है ये अमीर लोग हमेशा दूसरों की पावर चेक करते रहते हैं। फिर जाउटियान बोलता है मिस्टर स्टार्क आप बुरा मत मानिएगा, ये तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन टोनी अपने ग्लास को टेबल पे पटक देता है जिसको देख के सभी लोग सोच रहे होते हैं लगता है ये गुस्सा हो गया है। फिर टोनी उन लोगों को अपना फोन देते हुए बोलता है मैं तुम लोगों को अपना फोन दे रहा हूँ और थोड़ी देर में टॉयलेट जाके आ रहा हूँ, तुम लोगों को जितना पैसा उड़ाना है तुम उड़ा सकते हो। और टोनी जाते हुए बोलता है मेरा पैसा बचाने की सोचना भी मत, जितना पैसा तुम लोग को उड़ाना है उड़ा सकते हो। फिर मिस्टर बाई टोनी के फोन को अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं ये बंदा हमारे ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करता है, इसी वजह से तो ये हमारे ऊपर अपना फोन छोड़ के चला गया। वही टोनी सोच रहा होता है अगर ये मुझसे ये बोलता कि मुझे इस पार्टी का बिल पे करना है तो मुझे बुरा लगता, लेकिन अगर किसी लड़की को पैसे देने की बात है तो मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है। फिर टोनी जाके सुसु करने लगता है और टोनी के सिस्टम को देख के एक बंदा बोल रहा होता है इसके ड्रैगन के सामने तो मेरा चिड़िया है। फिर वो बंदा टोनी को थम्स अप करके वहाँ चला जाता है
वही टोनी सोच रहा होता है आखिर ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। फिर हम देखते हैं मिस्टर बाई को, जो कि टोनी का फोन यूज करते हुए बहुत सारा पैसा उड़ा दिया होता है और उनके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हो गए होते हैं। फिर टोनी बोलता है यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और मिस्टर बाई रोते हुए बोलते हैं फाइनली मिस्टर स्टार्क आप यहाँ पे आ गए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। फिर टोनी बोलता है मैं बहुत टाइम से यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी तूने जो अमाउंट उड़ाया है वो $20 मिलियन से भी कम है। ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं इनका स्टेटस बहुत ज्यादा ऊपर है, शायद से इनके पास एक बैंक से भी ज्यादा पैसा है। फिर मिस्टर बाई बोलते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा $1 लाख का सुपर चैट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने सारे पैसे को देख के तो मैं भी घबरा गया। फिर टोनी बोलता है आपको यहाँ पे $60 मिलियन उड़ाने चाहिए थे। तभी मिस्टर बाई आगे बढ़ते हुए बोलते हैं मिस्टर टोनी ऐसा मत कीजिए, वो लड़की इतना सारा पैसा डिजर्व नहीं करती और पैसे को लेके तो आपके पास में मैजिकल पावर्स है। फिर झाउटियन मिस्टर बाई से कहता है क्या तुम्हें अब पता चल गया कि मिस्टर टोनी स्टार्क के पास में कितना सारा पैसा है, आज के बाद कभी भी इनके ऊपर शक करने की ट्राई भी मत करना। और मिस्टर बाई कहते हैं ठीक है मैंने भी मिस्टर स्टार्क की पावर को देख लिया, अब से मैं भी इनको फॉलो करूंगा। और वहाँ पे कुछ लड़कियां ही बैठी होती है जो कि कह रही होती है आखिर टोनी स्टार्क कौन है। जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है मुझे पता है वो बाई फैमिली से बिलोंग करता है और बाई फैमिली एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है, लेकिन फिर भी वो बंदा बोला है कि मैं टोनी स्टार्क को फॉलो करूंगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है क्या तुम देख रही हो वहाँ पर जितने भी लड़के हैं वो सभी बेहद अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हम उनमें से किसी एक को भी फंसा लेंगे तो हमारी जिंदगी काफी ज्यादा आराम से गुजर सकती है, हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है क्या यहाँ पे जो लड़का खड़ा है टोनी स्टार्क, क्या ये वही लड़का है जिसे करोड़ों की सुपर चैट करी है। फिर टोनी देखता है उसके फोन पे जाओमिरी का मैसेज आ रखा होता है और वो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ तो तुम लोग पियो। ये कहते हुए वो क्लब से चला जाता है। फिर वो बंदे बोलते हैं मिस्टर स्टार्क तो बहुत जल्दी चले गए, क्या वो यहाँ पे बिल नहीं देना चाहते थे। जाउटियन कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुमने उनके पैसे उड़ाने की लिमिट नहीं देखी, वो कुछ $1000 खर्च करने में क्यों सोचेंगे, और अगली बार इनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि इनको ऑफेंड करने की पावर हम में से किसी के पास नहीं। वही टोनी के फोन पे जाओमिरी ने मैसेज किया होता है कि मैं सियोल में हूँ और टोनी बोलता चलो ठीक है हम कल मिलेंगे। साथ ही सोच रहा होता है बहुत दिनों के बाद मैं कम से कम इसका अफेक्शन पॉइंट कमा पाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं उस स्ट्रीमर को जो कि एयरपोर्ट पे आई होती है और वो सोच रही होती है मैंने अपने चाम से बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाया है, इसको भी मैं आराम से फंसा ही लूंगी। आगे हम देखते हैं टोनी और जाओमिरी को जो कि कैफे में बैठे होते हैं। टोनी को नोरा ने मैसेज किया होता है कि मुझे एक सपना आया था कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है, साथ ही उसने बहुत सारा मैसेज किया होता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगी और वगैरह वगैरह। तभी जाओमिरी बोलती है मिस्टर स्टार्क आप क्या देख रहे हैं। टोनी बोलता है कुछ नहीं बस कोई दिन में सपने देख रहा है। टोनी को देखते हुए जाओमिरी सोच रही होती है मुझे मेरी कंपनी के सीईओ ने कहा था कि कैसे भी करके मुझे मिस्टर स्टार्क को फंसाना ही होगा, भले ही मुझे इनके साथ सोना ही क्यों ना पड़े। साथ ही वो गुस्सा भी हो रही होती है क्योंकि टोनी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और सोच रही होती है मैं जैसी ब्यूटी के सामने होने पे भी ये बंदा फोन पे ध्यान दे रहा है। फिर जाओमिरी बोलती है आप बहुत ज्यादा यंग है तो आखिर आप इतना सारा पैसा कमाते कैसे हैं। फिर टोनी सोच रहा होता है इसकी जो मेरी तरफ अफेक्शन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मेरा सिस्टम इसको अफेक्शन की लिस्ट में काउंट नहीं कर पा रहा, और क्या मैंने इसके पे जो इतना सारा पैसा खर्च किया वो सब वेस्ट हो गया। नहीं मैं इसकी अपनी तरफ जो अफेक्शन है उसको कम करता हूँ। फिर टोनी बोलता है तुमने मुझसे पूछा ना कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक जॉबलेस इंसान हूँ और लगता है तुम्हें कोई गलती हुई है, मेरे पास तो एक घर भी नहीं है। फिर जाओमिरी घबराते हुए बोलती है लगता है आप कोई जॉब नहीं करते, आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, वरना आप इतने सारे पैसे इतने आराम से कैसे खर्च कर पाते। फिर टोनी बोलता है मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैंने जितना भी पैसा खर्च किया वो सारा पैसा मेरे फादर का है, मेरे फादर हावर्ड स्टार्क की एक कंपनी है जो कि बैंकरप्ट होने वाली है, इसी वजह से जो आखिरी बचे हुए पैसे थे वो मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए और मैं तुमसे इसी वजह से मिलना चाहता था ताकि मैं तुमसे गिफ्ट के पैसे वापस मांग सकूं। ये बात सुनकर जाओमिरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और हम देखते हैं जाओमिरी की अफेक्शन -20 हो जाती है। फिर जाओमिरी पूछती है अगर तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है तो तुम अमीर बनने की एक्टिंग क्यों करते हो और तुम मुझसे पैसे वापस मांग रहे हो, एक मैन कभी भी ऐसा नहीं करता। और जाओमिरी की अफेक्शन 40 पॉइंट से गिर जाती है। फिर वो कहती है तुम्हारे से बेवकूफ इंसान के साथ में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर जाओमिरी अपने ब्रदर लेन को कॉल लगाती है और कहती है मैं एयरपोर्ट से बाहर एक कैफे में बैठी हूँ, क्या आप मुझे लेने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे एक लूजर है जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है तो इसको भी सबक सिखाना था। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने मुझे सामने सामने 2 फेसेस दिखा दिए। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद ब्रदर लेन भी आ जाते हैं और कहते हैं मेरे रहते हुए जाओमिरी को सियोल में परेशान करने की हिम्मत किसने करी। फिर जाओमिरी लेन के पास जाते हुए बोलती है ब्रदर लेन थैंक गॉड आप आ गए, इस कमीने ने मेरा हाथ ही पकड़ा था। लेकिन ब्रदर लेन उसको इग्नोर करते हुए टोनी से आके हाथ मिलाने लगते हैं और कहते हैं मिस्टर स्टार्क आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं आपसे मिल गया। मेरा नाम जाउलेन है जो कि ब्रदर भाई के साथ में कार लेके आया था और हमने कल ड्रिंक भी करी थी साथ में। तभी टोनी बोलता है अच्छा जाउलेन हाँ तुम मुझे याद हो। जाउलेन बोलता है कल मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था कि आप काफी जल्दी चले गए, लेकिन अगर आज हम मिले हैं तो मैं आपको पार्टी दूंगा।
ये देख के जाओ मेरी सोच रही होती है आखिर मिस्टर लैन इसे इतना प्लॉट क्यों हो रहा है। ये सियोल के टॉप रिच बंदों में से एक है और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को भी ऑन करता है। जाओ मेरी बोलती है ब्रदर लैन मुझे माफ करिएगा। तभी जाओलन गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर के बारे में ऐसी बातें करने की। ये मेरे एल्डेस्ट ब्रदर है और क्या तुम्हें पता है इनके पास इतना सारा पैसा है कि तुम्हारी पूरी फैमिली को खड़े खड़े गाड़ दे। जाओलन की बातों को सुनकर जाओ मेरी सोच रही होती है क्या सच में मिस्टर स्टार्क के पास इतना सारा पैसा है और लगता है अभी ये मेरा टेस्ट ले रहे थे और मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। फिर जाओ मेरी बोलती है मिस्टर स्टार्क मुझे माफ करेगा मैंने आपको गलत समझ लिया। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि जाओ मेरी आपके अफेक्शन लिस्ट में आ चुकी है और अगर जाओ मेरी के 95 अफेक्शन पॉइंट्स हो जाते हैं तो इससे आपको 25 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलेंगे। फिर टोनी बोलता है कोई बात नहीं मुझे पता है कि लोग जवानी में गलतियां करते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और जाओ मेरी बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जाओ मेरी की अफेक्शन भी 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है सच में ये लड़की एंकर होने के काबिल है। जैसे इसने देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है इसकी अफेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गई लेकिन अब इसको पता चला कि मेरे पास पैसे हैं तो इसका अफेक्शन बढ़ने लग गई। फिर जाओलन जाओ मेरे पे गुस्सा करते हुए बोलता है मिस्टर स्टार्क ने तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट करी है लेकिन तुम इन्हें ये गंदी सी कॉफी पिला रही हो। मिस्टर स्टार्क आप मेरे साथ चलिए मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है। और टोनी बोलता है चलो ठीक है हम चलते हैं। फिर वो लोग कार में बैठते हैं और जाओ मेरी टोनी स्टार्क का हाथ पकड़ लेती है साथ ही कहती है आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। और टोनी बोलता तुम फालतू की टेंशन मत लो। वहीं जाओ मेरी सोच रही होती है आखिर इन्होंने यूट्यूब को खोल रखा है। फिर टोनी एक लड़की की आईडी निकालता है और अंधाधुन उसके ऊपर पैसे भेजने लगता है जिसको देख के जाओ मेरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और जो स्ट्रीमर होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा गई होती है कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। फिर स्ट्रीमर बेहोश जाती है और कंपनी बताती है इतने सारे सुपर चैट आने की वजह से घबरा के बेहोश हो गई। वहीं जाओ मेरी सोच रही होती है मैंने पहली बार किसी को इतना तेज पैसा भेजते हुए देखा है और अगर मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती तो मुझे 30 मिलियन डॉलर मिल जाते और मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे सब दिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन जो भी हो इसका जो पैसा खर्च करने की स्पीड है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और मुझे तो वेट है कि कब इसकी उंगलियां फोन से हटके मेरी बॉडी पे आएगी। और जाओ मेरी का जो अफेक्शन होता है वो 30 पॉइंट से बढ़ गया होता है। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर इसको क्या हुआ मैं यहाँ पे सुपर चैट किसी और को कर रहा हूँ और ये खुश हो रही है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट पे आ गए होते हैं। मिस्टर लैन बोलता है मिस्टर स्टार्क ये यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस प्राइवेट रेस्टोरेंट है और इस जगह के बारे में 3 सबसे ज्यादा खास चीजें हैं। टोनी बोलता है पहला तो होगा यहाँ का खाना दूसरी यहाँ की सीनरी काफी ज्यादा यूनिक है पर तीसरी क्या है। मिस्टर लैन बोलते हैं हाँ आपने दोनों चीजें बिल्कुल सही बताई लेकिन लास्ट चीज आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ की तीसरी सबसे अच्छी चीज है वो है यहाँ के बॉस की बेटी जाओ की। तभी जाओ की बोलती है टोनी तुम यहाँ पे। फिर वो देखती है जाओ मी ने टोनी के हाथों को पकड़ रखा होता है जिससे गुस्सा होकर जाओ मेरी अपने हाथ में रखे इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वही टोनी सोच रहा होता है इसकी अफेक्शन कम हो रही है अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे इतने दिनों की मेहनत खराब हो जाएगी। फिर हम देखते हैं टोनी जाओमेरी के पास आ गया होता है। जाओमेरी कहती है तुम एक प्ले बॉय हो जो कि मेरी फीलिंग से खेल रहा है। वही टोनी सोच रहा होता है अगर ऐसे ही करती रहेगी तो मेरी अफेक्शन चली जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता मुझे यहाँ पे रिस्क लेना ही होगा। फिर टोनी बोलता है क्या तुमने वो मूवी देखी है रिचेस्ट टोमेटो मैन। जाओ की बोलती है तुमने मुझे यहाँ पे चीट किया है और तुम मुझसे यहाँ पे मूवी के बारे में बात कर रहे हो। फिर टोनी बोलता है मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है और वो सिगरेट पीते हुए बताता है तुम्हें तो पता चले गया होगा कि मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तुम ये भी सोचती होगी कि आखिर मैं इतना ऑर्डिनरी क्यों रहता हूँ। ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसके अंदर एक रूल है जब फैमिली का वाइस 18 साल का हो जाता है तो उसको $1 बिलियन खर्च करने होंगे ताकि उसे उसके फैमिली के $50 बिलियन की प्रॉपर्टी मिल सके। और ये सब करने के लिए मैंने बहुत सारा खर्चा भी किया। मैंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए और साथ ही बहुत ही बड़े बड़े काम भी किए और उन्हीं कामों में से था इस स्ट्रीमर को बहुत सारे पैसे भेजना। और इन सारी चीजों के बारे में मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ जो कि तुम हो। ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरी फैमिली का सीक्रेट है लेकिन मुझे माफ करना अब मैं थक चुका हूँ इसी वजह से मैं ऐसे चलता हूँ। वहीं जाओ की सोच रही होती है इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी अपने पैसे को खर्च करने के लिए और यहाँ पे मैं बिल्कुल गलत थी। आखिर मैं इतना मेहनत करने वाले इंसान पर डाउट कैसे कर सकती हूँ। फिर जाओ की टोनी को गले लगा लेती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी गलती थी तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। साथ ही वो सोच रही होती है इसने इतनी बड़ी सीक्रेट मुझे बता दी सच में ये मुझे बहुत ज्यादा चाहता है। और जाओके का अफेक्शन पॉइंट 92% हो गया होता है। फिर जाओके जावलन के पास आती है और बोलती है प्लीज मुझे माफ करना मैं थोड़े बुरे मूड में थी मेरी वजह से तुम सभी लोगों का डिनर खराब हो गया और इसी वजह से अब मैं तुम सभी लोगों को एक ट्रीट दूंगी। वहीं जावलन सोच रहा होता है मिस्टर टोनी तो काफी ज्यादा कूल है उन्होंने 5 मिनट के अंदर इसको पटा लिया। और जाओ मेरी सोच रही होती है यार ये लड़की कहाँ से आ गई मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। फिर जाओ मेरी बोलती है मिस्टर स्टार्क आपने बताया नहीं कि लड़की कौन है। तभी जाओ की बोलती है तुमने भी नहीं बताया कि तुम कौन हो और आंटी आप देखने में हमारी एज की नहीं लग रही आप हमसे बड़ी लग रही है।
वही जाओलिन सोच रहा होता है जाओकी ने जाओमेरी को पूरी तरीके से हरा दिया। जाओकी की बात सुनकर जाओमेरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। टोनी कहता है मुझे भूख लगी है, तुम लोग फाइट मत करना, और इसी वजह से वो दोनों लड़कियां फाइट नहीं करती। ये देख के जाओलिन बोलता है यहाँ पे सिर्फ मिस्टर स्टार्क के एक बार बोलने से इन दोनों ने फाइट नहीं करी। मिस्टर स्टार्क तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे एक लड़की जो कि बहुत ही फेमस स्ट्रीमर और एंकर है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेहतरीन ब्यूटीज में से एक है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। और हमारे मिस्टर स्टार्क तो आर्ट ऑफ वुमेन कंट्रोलिंग में एक्सपर्ट निकले। ऐसा भी कह सकते हैं कि मिस्टर स्टार्क एक सकबस है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं आज से इनको फॉलो करने वाला हूँ। अब से ये मेरे आइडल है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को जो कि सोच रहा होता है वो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा महंगा था। ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे पे नहीं करना पड़ा। मैंने जाओकी को 18,000 पे कर दिया ताकि वो 8,000 पे कर सके। देखा तो मेरे पहले दो टारगेट नोरा और निया, उनके ऊपर मेरा अफेक्शन काम कर गया और जाओकी 92 पॉइंट्स पे है और जाओकी की वजह से मुझे 25 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, साथ ही पियानो बजाने की स्किल भी मिलेगी। वही जाओमेरी का अफेक्शन भी 92% हो चुका है, उससे भी मुझे 25 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही डांस की स्किल भी मिलेगी और इन दोनों के अफेक्शन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो क्या मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए? और मेरे लिस्ट में एक और लड़की है तो वो देखता है, वो होती है जूली। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे याद है ये तो लियांग की गर्लफ्रेंड है और इसकी अफेक्शन 76 पॉइंट पहुंच चुकी है। साथ ही इससे भी मुझे 25 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे और इससे मिले हुए तो मुझे बहुत सारा टाइम हो चुका है। क्या मुझे इससे मिलना चाहिए? तभी उसके पास से कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे किसी लड़के ने कन्फेस किया है। तभी दूसरा लड़का बोलता है हाँ वो एक लव वॉरियर की तरह कन्फेस कर रहा है। टोनी बोलता है लव वॉरियर, सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे चल के देखना चाहिए। और हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं लियांग होता है। लियांग कहता है जूली मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। और क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने पहले कितने अच्छा टाइम बिताया है? तो क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? वहीं जूली काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वहीं टोनी आते हुए सोचता है ये तो लियांग है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या इसे ये सब करने में शर्म नहीं आ रही? तभी जूली की नजर टोनी पे पड़ती है और वो दौड़ते हुए टोनी के पास चली जाती है। वहीं लियांग कह रहा होता है जूली आखिर तुम कहाँ जा रही हो, प्लीज रुक जाओ। वहीं जूली टोनी के पास जाते हुए बोलती है तुम टोनी हो ना, फाइनली तुम मुझे मिली गई, आज मेरा काफी अच्छा दिन है और क्या तुम मुझे विचेट पे ऐड करोगे? प्लीज मुझे ऐड कर लो, मुझे रिजेक्ट मत करना। वहीं सारे लोग बात कर रहे होते हैं, ये लड़की तो किसी और लड़के से बात कर रही है, लगता है लव वॉरियर कन्फेशन में हार गया और ये तो हमारे सीनियर लियांग है। क्या लियांग हार गए? वहीं लियांग सोच रहा होता है ये कमीना टोनी, इसके लिए जूली मुझे छोड़ सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर टोनी लियांग के पास आते हुए बोलता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तभी लियांग बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए आए हो? तभी टोनी बोलता है लियांग अगर मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा से तुमसे जलता था क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे लुक्स थे और तुम स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे थे, यहाँ तक कि तुम्हें लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। वही तुम्हें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम अपने उस ऑरा को खो चुके हो और अब बस तुम पैनिक कर रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पे तुमसे अलग हुई जब तुम रेसेस में जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे और उसे इग्नोर कर रहे थे। वो तुम ही थे जिसने अपने हाथों से उसे अपने आप से अलग किया, इसी वजह से आज वो तुमसे अलग है और तुम आज यहाँ पे उसे वापस पाने की भीख मांग रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सारी गलती तुम्हारी है? लियांग रोते हुए कहता है टोनी तुम सही बोल रहे हो, ये सारी मेरी ही गलती है। वही सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें तो लगा यहाँ पे कोई तीसरा बंदा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये लड़की तो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बॉयफ्रेंड जो इसके साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वही जूली सोच रही होती है टोनी मुझे कितना ज्यादा समझता है, इसकी वजह से मेरी इज्जत भी बच गई और जूली का अफेक्शन 91 पॉइंट तक बढ़ गया होता है। वहीं हम देखते हैं भीड़ में यूकी भी होती है जो कि सोच रही होती है आखिर इसका इस लड़की के साथ में क्या रिश्ता है। फिर वो दौड़ते हुए जाओकी के पास जाती है और कहती है जाओकी टोनी तुम्हें चीट कर रहा है। फिर जाओकी बोलती है यूकी हमें प्रॉब्लम खड़ी मत करो, मुझे कोई भी धोखा दे सकता है पर टोनी धोखा नहीं दे सकता। फिर यूकी बोलती है मैं नीचे देख के आ रही हूँ, वो नीचे एक लड़की से कन्फेस कर रहा था और वो लड़की भी उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। तभी जाओकी बोलती है इसमें टोनी की क्या गलती की कोई उसे कन्फेस कर रहा है, वो उसे रोक तो नहीं सकता ना। फिर यूकी उसे अपना फोन दिखाते हुए बोलती है आज ही उसने एक लड़की के ऊपर $30 मिलियन खर्च किया है, क्या तुम अभी भी बोलोगे कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता? जाओकी बोलती है हाँ उसने मुझे बताया था कि उसने $30 मिलियन खर्च किए हैं। यूकी बोलती है उसने खर्च नहीं किया, उसने एक लड़की के ऊपर उड़ाया है। तभी जाओकी बोलती है तुम परेशान मत हो, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और वो भी मुझ पर उतना ही भरोसा करता है। और यूकी क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है इसी वजह से तुम नहीं समझ पाओगी। ये बात सुनकर यूकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही वो सोच रही होती है मेरी दोस्त काफी ज्यादा समझदार थी, सच में प्यार लोगों को अंधा कर देता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने दोस्त के साथ में होता है। टोनी का दोस्त बोलता है आखिर तुम्हें यहाँ पे नींद कैसे आ सकती है, क्या तुमने वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही एक्ट करना है। टोनी बोलता है मुझे तो यहाँ पे आना भी नहीं था, तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया यहाँ पे आने के लिए। तभी वहाँ पे लड़कियां बोलती है जियांग ताओ तुम यहाँ पे चिल्लाओ मत, इससे टोनी को बुरा लग सकता है। हमें तो यहाँ पे टोनी को सोते हुए देख के भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और टोनी क्या तुम आज रात के लिए फ्री हो? तभी दूसरी लड़की बोलती है लगता है टोनी आज काफी ज्यादा थका हुआ है, तो क्या आज वो मेरे साथ में कॉफी पीने चलेगा? टोनी बोलता है जियांग ताओ डेट तो तुम्हारी थी ना,
आखिर यहाँ पे 2 लड़कियां क्या करने आई है। जियांग ताओ बोलता है इन दोनों ने बोला कि अगर तुम नहीं आओगे तो ये भी नहीं आएंगी, और आखिर तुम ऐसा हैंडसम दिखने वाला इंसान हम जैसे ऑर्डिनरी दिखने वाले लोगों की प्रॉब्लम कैसे समझ सकता है। फिर जियांग ताओ बोलता है आखिर तुमने नोरा के साथ में क्या किया है। मैंने सुना है आजकल वो काफी ज्यादा परेशान चल रही है, यहाँ तक कि वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रही है। वो बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर है। वहीं टोनी सोच रहा होता है कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया। मैं ये बात मानता हूँ कि उसने मुझे हर्ट किया था, लेकिन इसमें उसकी इतनी भी कोई गलती नहीं थी, और कम से कम वो मरने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं मैंने उसके साथ में एक्ट प्ले करके कोई गलती तो नहीं करी। तभी वहाँ पे एक और लड़की आते हुए बोलती है टोनी ये तो तुम हो ना, मैंने सुना है कि तुम हमारे स्कूल के इंटरनेट किंग हो, जब तुम नेट खोलते हो तो पूरा इंटरनेट ही हिल जाता है। फिर टोनी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, और ये बातें नोरा भी सुन रही होती है। फिर नोरा रोते हुए बोलती है ये सारी मेरी ही गलती थी। तभी वहाँ पर टोनी के हाई स्कूल का एक क्लासमेट भी आता है, जो कि कहता है कि तुम लोगों को लग रहा है कि ये वो टोनी स्टार्क है जो कि ऑनलाइन बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये वो टोनी स्टार्क होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसका तो सिर्फ नाम टोनी है, इसने तो उतना पैसा देखा भी नहीं होगा। वही टोनी सोच रहा होता है ये तो वही कमीना है। फिर वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं इसका क्लासमेट हूँ, मेरा नाम है जस्टिन हैमर, और मेरे पास यहाँ पे काफी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज है, और लड़की मैं तुम्हें काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने विजेट पे ऐड करूँ। वही टोनी सोच रहा होता है ये कमीना जस्टिन हैमर ये मेरे हाई स्कूल का राइवल है, सिर्फ क्योंकि ये अमीर और पावरफुल था इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा बुली किया करता था, और ये यहाँ पे शो ऑफ करना चाहता है ना, तो मैं इसको शो ऑफ करने दूंगा। वैसे भी मैं इतनी जल्दी अपने क्लासमेट के सामने अपनी हाई प्रोफाइल इमेज शो नहीं करना चाहता था, और ये पटा भी किसको रहा है इसे तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता है ये मेरा क्लासमेट जस्टिन हैमर है, और ये अभी 985 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। ये खुद की अपनी एक कंपनी भी चलाता है जिसकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तुम ये भी कह सकती हो कि ये काफी ज्यादा अमीर इंसान है। और रही बात मेरी, तो हाँ मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ, मुझे तो बस अपने पुराने घर को बेचने से काफी ज्यादा पैसा मिला है जो कि $5 मिलियन है। ये सुनकर जस्टिन बोल रहा होता है इस कमीने के पास $5 मिलियन है। वही नोरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और बोलती है क्या टोनी स्टार्क नहीं है। यहाँ मेरे सामने 2 लड़के खड़े हैं जिसमें से एक 985 यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसने खुद के दम पे मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनाई है। वहीं दूसरी तरफ टोनी है जिसके पास थोड़े से पैसे हैं और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है, और इसे सोचने की वजह से नोरा का अफेक्शन घटने लगता है और वो इतना घट जाता है कि वो टोनी के अफेक्शन लिस्ट से ही बाहर हो जाती है। फिर नोरा जस्टिन हैमर से बोलती है मैं तुम्हें ऐड करती हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है ये तो किसी बेवकूफ को भी पता होगा कि आखिर किसको चूज करना है। फिर जस्टिन बोलता है देखो ये कितनी ज्यादा अजीब बात है, अभी जो लड़की तुम्हें पसंद करी थी वो मुझे वीचैट पे ऐड कर रही है, और वो टोनी के पास आके बोलता है पहले तुम्हें मारने में काफी ज्यादा मजा आया करता था लेकिन अब तो तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता। फिर वो आगे जाते हुए बोलता है आज मेरा दोस्त टोनी मिला है तो इसने जो भी खर्चा किया रेस्टोरेंट में वो सब मेरी तरफ से। वहीं हम देखते हैं टोनी हंस रहा होता है जिसको देख के बाकी सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। टोनी बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस आज कोई पता चल गया। साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने सोचा कि मैं नोरा को एक और चांस दे दूं, लेकिन ये तो गिरगिट निकली। वक्त आते ही फिर से रंग बदल दिया और आज के बाद से मैं कभी भी नोरा के ऊपर दया नहीं खाऊंगा और मैं इसको वो हेल्प फील कराऊंगा जो कि ये डिजर्व करती है। फिर टोनी उस रेस्टोरेंट से जा रहा होता है तभी जस्टिन बोलता है क्या तुम जा रहे हो? तुम्हें पता है कल हमारे हाई स्कूल का रियूनियन होने वाला है जो कि हमने जियो झा होटल पे रखा है, तो टोनी क्या तुम कल आने की हिम्मत कर सकते हो? टोनी सोच रहा होता है अच्छा क्लास का रियूनियन। फिर टोनी बोलता है अगर तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो तो मैं जरूर से आऊंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टोनी के क्लास के सारे बंदे आ गए होते हैं। जस्टिन बोलता है आज तुम लोग जी खोल के पियो और मजे करो, इन सब के लिए मैं पे करूंगा। वही सारे बंदे बोल रहे होते हैं जस्टिन हैमर सच में कमाल का बंदा है। फिर जस्टिन बोलता है तुम लोगों को रोया के सामने मेरी तारीफ करनी है, वो अभी आती ही होगी। फिर सारे बंदे बोलते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, वो जैसे ही आएगी हम उसके सामने आपकी काफी तारीफ करेंगे। और वैसे भी आप और वो एकदम परफेक्ट मैच है, आप एक काफी ज्यादा स्मार्ट बंदे हैं और काफी ज्यादा स्टैंडर्ड भी। वही रोया काफी ज्यादा सुंदर लड़की है। वही टोनी सोच रहा होता है ये कमीना शो ऑफ करने की एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। तभी वहाँ पे रोया आती है और वो बोलती है मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी लोगों को वेट कराया। आज मेरा जो ड्राइवर था उसने आज छुट्टी रख ली थी, इसी वजह से मुझे टैक्सी लेके आना पड़ा। वही टोनी सोच रहा होता है रोया ये मुझे याद है, हमारे हाई स्कूल में सभी लोग इसको काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और नोबल है, जैसे कि एक ऐसी मिस्ट्री जो कि कभी सॉल्व नहीं हो सकती, और इसको देखते स्कूल में सारे बंदे पागल हो जाते थे। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता है क्लासमेट रोया तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, क्या तुम मुझे विजेट पे ऐड करोगी जिससे हमारा बात करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये देख के जस्टिन हैमर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और कहता है एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए इसके बाद मैं इस कमीने को सबक सिखाऊंगा। और रोया बोलती है ठीक है मैं तुम्हें अपना अकाउंट देती हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है आखिर ये बंदा कौन है, मैंने आज से पहले इसको कभी नहीं देखा। और हम देखते हैं रोया उसके अफेक्शन सिस्टम में ऐड हो गई होती है। टोनी को बताया जाता है कि अगर आप इसको पटा लेते हैं तो आपको 35 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, साथ ही आपको 4 अलग लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी जो कि है इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और जर्मनी। वही पूरी क्लास शॉक्ड हो गई होती है और कहती है टोनी पहले ऐसा तो नहीं था,
लेकिन अब ये काफी ज्यादा औसम हो चुका है। इसने डायरेक्ट जाके उसकी वीचेट आईडी मांग ली। तभी लाउजिया खड़े होते हुए बोलती है ये बिल्कुल भी औसम नहीं है, ये बस यहाँ पे कुछ अमीर लोगों का चेला है जो कि उन लोगों के पीछे दुम हिलाते हुए घूमता रहता है। इसी ने वेंसडे को हेल्प करी थी मुझे बेवकूफ बनाने में। जो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आए थे वो सभी बेहद ही अमीर बंदे थे और उन्होंने मेरे जैसी भोली लड़की को परेशान किया। तभी वेंसडे बोलता है लाउजिया फालतू बातें करना बंद करो। लाउजिया बोलती है आखिर मैंने क्या फालतू बात करी, तुमने मेरी फीलिंग से खेला है और तुमने मुझे फील कराया कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो और उसके बाद तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम अमीर नहीं थे और मैं बहुत ही लकी निकली। और हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर रोया का अफेक्शन 5 पॉइंट से गिर जाता है। जस्टिन खड़े होते हुए बोलता है टोनी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे पास आ सकते थे, आखिर तुम अमीर लोगों के चेले क्यों बन रखे हो, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दे सकता हूँ, मैं भी एक काफी ज्यादा अमीर इंसान हूँ, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम काफी अच्छा पैसा कमाओगे। वही टोनी सोच रहा होता है लाउजिया ने सबसे पहले मुझे बेइज्जत करने का ट्राई किया, उसके बाद जस्टिन उसकी हेल्प कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने पहले से ही सारी चीजें डिसाइड करके रखी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इन लोगों को अपनी रियलिटी दिखानी होगी। तभी टोनी हाउटियान को मैसेज करता है मेरी विला पे जो किराए कार पड़ी हुई है उसे लेके जियाओजा होटल पे आ जाओ। फिर हम देखते हैं उन लोगों की पार्टी खत्म हो गई होती है। सब लोग बाहर निकलते हुए बोल रहे होते हैं सच में एक 4 स्टार होटल था, खाना खा के तो मजा ही आ गया, सच में जशन काफी ज्यादा कूल बंदा है, उसने हम सभी के लिए पे भी कर दिया। वह जशन चलते हुए सोच रहा होता है लू वेंसडे और ये कमीना टोनी अब ये किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, आज तो मैंने इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है और आज के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं जीत गया। तभी जस्टिन बोलता है रोया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं और आज की रात मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊं, और हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी छुट्टी नहीं मांगूंगा। फिर रोया बोलते है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी होटल का एक बंदा आता है और वो बोलता है मिस्टर जस्टिन मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, क्या आप अपनी कार को पार्किंग से हटा सकते हैं। जस्टिन बोलता है मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट को पैसा दिया है तो आखिर मैं अपनी कार को पार्किंग से क्यों हटाऊंगा। वही जो बंदा होता है वो बोलता है हमारी पार्किंग 9 बजे के बाद में सिर्फ वीआईपी कस्टमर के लिए खुलती है और अभी हमारा वीआईपी कस्टमर आया है जो कि अपनी कार को पार्क करना चाहता है, इसी वजह से आपको मैं परेशानी दे रहा हूँ आपकी कार हटाने के लिए। फिर जस्टिन बाहर आके अपनी कार को बाहर निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि मुझे देखना कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके लिए मुझे अपनी कार को बाहर निकालना पड़ा। तभी वो देखता है उसके कार की जगह पे एक करारी कार खड़ी होती है और वो सोच रहा होता है ये तो वही करारी कार है जो कि मैंने सिर्फ शो में देखी है। फिर वो कार से हाउटियान को बाहर निकलते हुए देख के बोलता है ये तो जैंग हाउटियान है। अब मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे अपनी कार क्यों निकालनी पड़ी। इस बंदे के बारे में बोला जाता है कि ये बंदा पूरी सियोल का सबसे ज्यादा यंग अमीर बंदा है और ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने गुस्से में इससे कोई पंगा नहीं लिया वरना ये मुझे खड़े खड़े बर्बाद कर देता। लेकिन तभी टोनी जाके हाउटियान से हाथ मिलाने लगता है और कहता है हाउटियान मेरी कार को यहाँ पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हाउटियान कहता है आप तो मेरी फैमिली की तरह है ब्रदर, आपको थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और आपकी कार डिलीवर करके मुझे ऑनरेबल फील हो रहा है। वही जस्टिन सोच रहा होता है क्या ये कार टोनी की है और ये हाउटियान इसे इतना ज्यादा पोलाइटली क्यों बात कर रहा है। वही सारे लोग बात करने लगते हैं क्या इतना ज्यादा अमीर है, इसके पास एक करारी कार भी है और एक करारी कार के अंदर जस्टिन के दर्जन ऑफ कार आ जाए। वही टोनी झाउटियान को बोलता है मुझे आपको अपने कुछ क्लासमेट से मिलाना था जो भी बहुत ज्यादा अमीर बंदे हैं। वही टोनी एक क्लासमेट लाउजिया को ब्लेम करते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या बात कर रही थी, तुम कह रही थी कि टोनी यहाँ पे अमीर बंदों के पीछे घूमता है पर देख के तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। वही रोया सोच रही होती है लगता है जस्टिन और लाउजिया मिलके टोनी को बेइज्जत करने का प्लान बनाया था, लेकिन इस बंदे ने खुद के पास इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी खुद को डिफेंड नहीं किया। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है और रोया के अफेक्शन 15 पॉइंट से बढ़ गए होते हैं। तभी टोनी बोलता है रोया क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ, और रोया बोलती है ठीक है और फिर वो दोनों चले जाते हैं। और लू वेंसडे झाउटियान से बोलता है आपने यही बोला ना कि जस्टिन की वेल्थ में और टोनी के वेल्थ में इतना अंतर है जितना कि इंसान और कुत्ते के बीच में। और ये सारी बातें सुनकर जस्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रोया को जो कि सोच रही होती है टोनी की कार देख के मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मैं टोनी को अच्छे से नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं उसे कार में ऐसे ही बैठ गई, क्या पता ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी टोनी बोलता है मैं काफी देर से ध्यान दे रहा हूँ, तुम्हारा जो ये पेंडेंट है वो तो डिका ओटामैन है। फिर रोया बोलती है क्या तुम इसको जानते हो। टोनी बोलता है हाँ मुझे भी ओटामैन सीरीज देखना काफी ज्यादा पसंद था, मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा कूल लगती थी। फिर रोया बोलती है हाँ मुझे भी, मैं बचपन से ये शो देखते हुए आ रही हूँ और सबसे बेकार बात तो ये है कि मेरी एज की कोई भी लड़की ये शो नहीं देखा करती थी। और फिर ऐसे ही करके वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि रोया का इतना ज्यादा खुशमिजाज साइड होगा, ये ज्यादातर हमेशा कोल्ड ही रहती है। मुझे इसको खुश देख ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और पता नहीं क्यों पर मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार में पड़ चुका हूँ। फिर टोनी रोया को बाय बोलते हुए बोलता है तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम बाकी क्लासमेट से काफी ज्यादा अलग थी। रोया बोलती है तुम मुझे रोया बोल सकते हो और मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं।
टोनी को जाते हुए देख के रोया सोच रही होती है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है, इसने मुझे बाकियों की तरह जज नहीं किया। ये उन बेकार लड़कों से बिल्कुल अलग है जो कि खुद को बॉसी दिखाते हैं और कूल बनने का एक्ट करते हैं। फिर रोया अपने घर के अंदर आती है। रोया की मम्मी उसे बोलती है मैंने तुम्हें बोला है ना ज्यादा देर तक बाहर मत घुमा करो, और तुम उस डेट के बारे में क्या सोच रही हो जिसे मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा की कंपनी काफी ज्यादा बुरी हालत में है और जो हान फैमिली की इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा जरूरी है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ये करना ही होगा। फिर रोया हंसते हुए बोलती है मॉम क्या मेरी खुशी और मेरी हैप्पीनेस मैटर नहीं करती, मुझे उस हान फैमिली के लड़के से शादी नहीं करनी है। तभी रोया की मम्मी बोलती है हमने बचपन में तुम्हें पालने में तुम्हारे ऊपर बहुत सारा खर्चा किया है, तुम्हें खाने पहनने और खेलने से लेकर तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होता था हमने सब कुछ दिया, और अगर आज तुम्हारी फैमिली की हालत ठीक नहीं है तो तुम अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं कर सकती। मुझे पता है जो हान गैंग है वो बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शादी के बाद सुधर जाते हैं। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम बाकियों के सामने अपने घुटनों पे गिड़गिड़ाए? रोया रोते हुए बोलती है ठीक है मम्मी मैं समझ गई। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने चैट ग्रुप पे मैसेज पढ़ रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा मैसेज करता है कि बहुत बड़ी खबर है। टोनी कह रहा होता है कि आखिर हाउटिया ने क्या मैसेज किया है, और हम देखते हैं उसने रोया और हान फैमिली के लड़के की शादी के बारे में पोस्टर भेजा होता है। टोनी कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो रोया है, उसने मुझे बताया था कि वो किसी के साथ में ब्लाइंड डेट पे जाने वाली है, पर शादी ये तो हो ही नहीं सकता। और मैंने रोया को 3 साल तक स्कूल में देखा था और यही वो मेरी उम्मीद है जिसकी वजह से मैं स्कूल में पढ़ता भी था। आज तक मैं ऐसा बंदा बन के रहा जो कि सिर्फ देखता रहा, लेकिन आज मैं पहली बार आगे बढ़ के कुछ एक्शन लूंगा। तभी हम देखते हैं उसे एक आंटी देख रही होती है जो कि बोलती है ये तो टोनी है, और उसके पास एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है ये बड़े शॉर्ट्स और बिग स्लीव्स पहनता है, ये लड़का टोनी है। फिर वो आंटी टोनी को रुकाते हुए उसको अपना कार्ड देती है, कहती है हेलो टोनी मेरा नाम है सेंसुई और क्या तुम एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। टोनी उसे मना करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो आंटी कहती है इसने मुझे इतनी जल्दी मना कर दिया, क्या इसने किसी और कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। फिर वो आंटी टोनी का पीछा करते हुए बोलती है हमारी एक MCM कंपनी है, हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, हमारी सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी कंपनी के पास में मिस्टर स्टार्क है जो कि एक बहुत ही बड़े टाइकून है और वो हमारी कंपनी के पीछे अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। अगर तुम हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो तो याद रखना टोनी स्टार्क तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर ये कैसी औरत है, ये अपने प्रोफेशनल काम के अंदर मेरा नाम क्यों ऐड कर रही है, और इस कंपनी की वजह से मुझे भी अपने काम में लेट हो रहा है, और लगता है इसको लग रहा है कि मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी टोनी वाले मैसेज करते हुए बोलता है क्या यहाँ पे कोई झूमेंग मीडिया कंपनी को जानता है, यहाँ पे एक सेंसुई नाम की लड़की है जो कि मुझे परेशान कर रही है और मुझे मेरा ही नाम लेकर डरा रही है। तभी मिस्टर होंग बोलते हैं रुके मैं चेक करता हूँ। झाउटियान बोलता है मिस्टर स्टार्क आप 2 सेकंड रुकिए, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इस कंपनी को सीओ से गायब करवा दूंगा। वही सेंसुई बोल रही होती है क्या तुमने कुछ सोचा लड़के। तभी सेंसुई के फोन पे बॉस का कॉल आता है और वो सोच रही होती है बॉस क्यों कॉल कर रहा है, और हम देखते हैं उसके बॉस होता है मिस्टर होंग जो कि बोलते हैं जल्द से जल्द वापस आ जाओ। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है हान ग्रुप में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे मेरी लड़की को नहीं चुरा सकते। वही हम देखते हैं रोया को जिससे उसकी मदर बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी युआन हांग कंपनी बर्बाद हो चुकी है और तुम्हारे पापा भी थक चुके हैं लोगों से हेल्प मांग मांग के। इस वक्त सिर्फ अंकल हांग ही है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हुए हैं, और एक ब्लाइंड डेट तो बिल्कुल ही बड़ी रिक्वेस्ट नहीं होती ना, तुम उसे अच्छा दोस्त तो बना ही सकती हो। तभी रोया के फोन पे टोनी का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो। रोया मैसेज करते हुए बोलती है मैं रॉयल होटल जा रही हूँ, वहाँ पे मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। टोनी बोलता है अगर तुम पहुँच जाओ तो तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज देना। वही रोया सोच रही होती है टोनी को कैसे पता कि मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ, काश उसका मीने हांग गैंग की जगह टोनी होता। तभी रोया के फादर बोलते हैं रोया मेरी बात सुनो, आज तक तुम्हारे डैड ने तुमसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहना, बस ये मानना कि तुम अपने फादर की हेल्प कर रही हो। रोया बोलती है ठीक है डैड मैं समझ गई। सीन चेंज होता है, मैं रॉयल होटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर हान का एक बंदा रोया की फैमिली को रिसीव करने के लिए आया होता है। वो कहता है मिस्टर जाओ सेन आपका स्वागत है, रूम नंबर 305 में मिस्टर हान आपका वेट कर रहे हैं। वही मिस्टर हान का सेक्रेटरी सोच रहा होता है मैंने सुना है रोया काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं इनको देखने के बाद बता सकता हूँ कि मैंने जो सुना है ये उससे ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। इसका पूरा फ्यूचर उस मोटे के बेड पे खत्म होगा, वो बिल्कुल भी इसको डिजर्व नहीं करता। वही रोया सोच रही होती है ये तो सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है ना, आखिर मेरे फादर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके क्यों चल रहे हैं। फिर जैसे वो लोग 305 रूम में एंटर करते हैं, अंकल हान बोलते हैं आप सभी लोगों का स्वागत है, जल्दी हम लोगों का परिवार एक परिवार होने वाला है। और हम देखते हैं रोया के फादर जाओ सेन ने सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके टेबल पर रख दिया होता है। रोया सोच रही होती है फादर क्या करने की सोच रहे हैं। फिर हमें अंकल हान के बारे में बताया जाता है जो कि पूरे सियोल के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी को ऑन करते हैं
और ब्लैक और व्हाइट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उनका पैसा लगा हुआ है। सभी लोग कहते हैं ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी प्रॉफिट के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। तभी अंकल हान रोया को बोलते हैं, रोया तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। रोया बोलती है, अंकल हान मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही वो टोनी को मैसेज कर देती है कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम 305 में हूँ। तभी हान गैंग आगे बढ़ते हुए रोया का हाथ पकड़ लेता है। कहता है, रोया मैं तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। मैंने तुम्हें लास्ट कॉकटेल पार्टी के अंदर देखा था। उसके बाद से मैं ना ठीक से सो पाया हूँ ना खा पाया हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे जो फादर है वो तुम्हारी फैमिली की अच्छी तरीके से हेल्प कर देंगे ताकि तुम इस मुश्किल समय से बाहर निकल सको। फिर रोया बोलती है, हाँ हेल्प के लिए शुक्रिया। फिर हान गैंग बोलता है, रोया तुम इतनी पोलाइट क्यों हो रही हो। फिर वो उसको पीछे से जोर से पकड़ते हुए बोलता है, कुछ देर में हम एक फैमिली बनने वाले हैं। फिर रोया उसके हाथ को अपने ऊपर से हटा देती है और बोलती है, यहाँ पे इज्जत से पेश आओ, क्या तुम्हें बिहेव करना नहीं आता। फिर रोया के फादर बोलते हैं, रोया हान गैंग के साथ में अच्छे से बिहेव करो। वही रोया सोच रही होती है, डैड आप सही नहीं कर रहे। फिर रोया के फादर बोलते हैं, मिस्टर हान मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है और इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा और मुझे ऐसा लगता है कि हान गैंग और मेरी बेटी एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। अंकल हान बोलते हैं, हाँ मुझे भी इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। चलिए एक साथ में बैठ के एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। फिर वो सेक्रेटरी बताता है कि ये एक इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हान फैमिली जाओ फैमिली को $100 मिलियन देगी, जिससे कि वो जुआन हांग फैमिली के 20% शेयर को खरीदेंगे। इसके बदले में रोया को हांग किंग से शादी करनी पड़ेगी और जो $100 मिलियन है वो आपको टुकड़ों में दिया जाएगा। लास्ट पेमेंट आपको तब मिलेगी जब रोया और हांग गैंग का बच्चा हो जाएगा। तभी रोया को कॉन्ट्रैक्ट छीनते हुए बोलती है, क्या शादी बच्चे, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और फादर आपने तो बोला था कि ये एक ब्लाइंड डेट होगी, लेकिन आप तो मुझे बेच रहे हैं। तभी रोया की मॉम आगे बढ़ते हुए बोलती है, रोया शांत हो जाओ। रोया बोलती है, मैं शांत नहीं हो सकती, मुझे पता है ये हांग गैंग ड्रग्स लेता है, गैम्बलिंग करता है और ड्रिंक भी करता है और ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, मैं इसे शादी नहीं कर सकती। तभी रोया के फादर रोया को थप्पड़ मार देते हैं। कहते हैं, हमारी जाओ फैमिली बहुत ज्यादा दिक्कतों में है, लेकिन इतने मुश्किल टाइम में भी तुम सिर्फ खुद का सोच रही हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रोया बोलती है, मैं खुद के लिए नहीं सोच रही, आप मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी रोया की मॉम बोलती है, रोया मेरी बात सुनो, तुम्हारे डैड जो भी कर रहे हैं वो हमारी फैमिली के लिए कर रहे हैं और तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा समझदार रही हो। अगर हमारी कंपनी फेल हो गई तो हमारी फैमिली भी फेल हो जाएगी। रोया बोलती है, मॉम आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? अगर हमारी लग्जरी लाइफ खत्म भी हो जाती है तो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, आप मैं और डैड मिलकर पक्का से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन तभी रोया की मॉम अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती है, प्लीज अपने मॉम के ऊपर थोड़ी सी दया दिखा दो। ये चीज देख के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। रोया बोलती है, मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज खड़े हो जाइए। तभी रोया की मॉम बोलती है, नहीं तुम्हारी मॉम एकदम हेल्पलेस है, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं खड़ी नहीं होंगी। तभी हान के आगे बढ़ते हुए बोलता है, रोया मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काफी अच्छे तरीके से रखूंगा और वैसे भी तुम्हारी मॉम को ऐसे बिहेव करते हुए देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बस तुम मान जाओ। वही रोया रोते हुए सोच रही होती है, क्या यही मेरी डेस्टिनी है, मैं एक अमीर फैमिली में बोर्न हुई और अब मुझे पिंजरे में कैद होकर हमेशा रहना होगा। फिर रोया रोते हुए बोलती है, मॉम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी रोया की मॉम बोलती है, सच में तुम काफी अच्छी बच्ची हो। और रोया के डैड भी बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैं अभी बहुत गुस्सा हो गया था। फिर अंकल हान बोलते हैं, अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है तो हम लोग को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। और रोया के फादर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अंकल हान बोलते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले इन लोगों की शादी हो जाती तो आपको शायद जल्दी पैसे मिल जाते। वहीं हांग गैंग सोच रहा होता है, तुमने मुझे काफी नीचे देखा है, लेकिन तुम्हारे से कोल्ड ब्लडेड लड़की को अपने बेड पे देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो लोग डील की बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर गेट टूटता है, जिसको देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर टोनी आ गया होता है। टोनी बोलता है, आखिर कौन वो कमीना है जो कि मेरी रोया को मुझसे दूर लेके जा रहा है। वही रोया सोच रही होती है, सच में टोनी यहाँ पे आ गया। तभी हान गैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, कमीने तू कौन है, लगता है तेरे जीने की इच्छा नहीं बची, इसी वजह से तू यहाँ पे ऐसे ही आ गया। तभी टोनी हान गैंग को एक मुक्का मार देता है और कहता है, सुअर की शक्ल वाले मुझसे दूर रहे। तभी हान गैंग बोलता है, तूने मुझे मारा, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई। ये बोलते हुए अपने दोनों बॉडीगार्ड को आगे भेज देता है और वो बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं, आखिर तू है कौन जिसने मिस्टर हान को मार दिया। टोनी बोलता है, तुम मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछ रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी 2 महान लोग हैं ना, एक वो जो अपनी बेटी को बेच रहा है और दूसरा वो जो किसी की बेटी को खरीद रहा है। और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे छू के दिखाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी फैमिली को पूरी सियोल से गायब करवा दूंगा। तभी अंकल हान अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं, रुक जाओ। साथ ही वो सोच रहे होते हैं, जो मेरी और जाओ फैमिली की ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो अमीर लोग जानते हैं उनको तो सिर्फ ये पता है कि एक ब्लाइंड डेट है। आखिर ये बंदा कौन है जिसको क्लियरली पता था कि हम लोग यहाँ पे शादी के लिए मिल रहे हैं, इसकी आइडेंटिटी सिंपल तो नहीं हो सकती। फिर अंकल हान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता बच्चे तुम किस नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो और क्या तुम मुझे ये बताओगे तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। टोनी बोलता है, आप इतने क्वालिफाइड नहीं है कि मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊं। हान गैंग बोलता है, तुम्हारे मेरे फादर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी अंकल हान बोलते हैं, चुप हो जा कमीने, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो पता नहीं कौन हो सकता है।
तभी टोनी रोया को बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर टोनी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है और रोया के फादर कह रहे होते आखिर तुम कॉन्ट्रैक्ट के साथ में क्या कर रहे हो। टोनी बोलता है लगता है मिस्टर जाओ को अपनी बेटी की कोई कदर नहीं है, इसी वजह से वो $100 मिलियन में अपनी बेटी को बेच रहे हैं, साथ ही अपनी कंपनी के 20% शेयर को भी बेच रहे हैं। लगता है ये बंदा पागल हो चुका है क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है। अगर इसको डील ही चाहिए तो मैं इसको एक डील देता हूँ, मैं इसके 60% शेयर खरीदूंगा, वो भी $500 मिलियन में। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। अंकल हान सोच रहे होते हैं इसने $500 मिलियन कैश की बात ऐसे ही कर दी। ऐसी बातें करने के लिए भी कम से कम आपके पास $10 बिलियन के एसेट्स होने चाहिए। और मैं हान सेंसुई, मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी को पढ़ नहीं पा रहा। वही रोया के फादर सोच रहे होते हैं $500 मिलियन, इतने पैसों से मैं अपनी कंपनी को सिर्फ बचा नहीं सकता, मैं उसको आगे ही बढ़ा सकता हूँ। फिर टोनी बोलता है मुझे 500 मिलियन के बदले में सिर्फ शेयर्स ही नहीं चाहिए, मेरी एक और रिक्वेस्ट थी। फिर वो रोया की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करता है। ये देख के रोया भी सोच रही होती है क्या टोनी भी मुझे $500 मिलियन के बदले में खरीदना चाहता है। फिर रोया वहीं पे गिर जाती है और वो सोच रही होती है ये पूरी दुनिया सेम है, मैंने सोचा कि टोनी मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आया है, लेकिन ये भी यहाँ पे मेरी बोली लगाने के लिए आया है। फिर टोनी बोलता है मैं चाहता हूँ 60% शेयर तुम रोया के नाम पे कर दो, जैसे तुम रोया के नाम पे शेयर करते हो मैं वैसे ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। वही रोया सोच रही होती है टोनी ने उसके पिंजरे को खोल दिया और अब वो आजाद है, और ये बिल्कुल उसी हीरो की तरह है जो कि शो में एग्जिस्ट करता था। और रोया की अफेक्शन 85% तक बढ़ गई होती है। तभी वो सेक्रेटरी बोलता है मिस्टर टोनी मैंने आपके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, प्लीज आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। तभी टोनी रोया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है साइन करो, अपने आप को फ्री करो, अब से तुम किसी के भी कंट्रोल में नहीं हो। फिर टोनी रोया के फादर के अकाउंट में $500 मिलियन भेज देता है, जिसको देख के रोया की मदर बोलती है सच में पैसे आ गए। और रोया के फादर बोल रहे होते हैं क्या सच में आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करनी थी। फिर टोनी बोलता है तो मुझे और क्या चाहिए। टोनी रोया के फादर के पास जाते हुए बोलता है तुम्हारी कंपनी का नीचे गिरना या ऊपर उठना सब मेरे दिमाग के अंदर है, लेकिन अगर फिर से तुमने रोया के साथ कुछ ऐसा करने का ट्राई भी किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को इस अर्थ से गायब कर दूंगा। ये सुन के रोया के फादर काफी तक घबरा जाते हैं और टोनी बोलता है रोया यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा करने के लिए, तो चलो चलते हैं। तभी अंकल हान बोलते हैं मिस्टर स्टार्क आपने तो काफी खतरनाक काम कर दिया और ये बुढ़ा हान आपकी काफी ज्यादा इज्जत करता है, और मेरे बेटे ने आपसे थोड़ी सी फाइट कर ली थी तो उसके बिहाफ पे मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। फिर अंकल हान सोच रहे होते हैं सिर्फ कंट्री का रिचेस्ट बंदा ही होगा जो कि $500 मिलियन बिना सोचे खर्च कर सकता है, और ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है जितना मैं सोच भी नहीं सकता, इसे दुश्मनी करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। फिर हान गैंग बोलता है फादर इसने पहले मुझे मारा था। तभी अंकल हान से थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं कमीने चुप हो जा, मुझे पता जो भी मैंने कमाया है वो तू बर्बाद कर देगा, और तेरे ऐसे घटिया होने की वजह से मैं तुझे बहुत ज्यादा मारने वाला हूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोया और टोनी एक कार में आ गए होते हैं। रोया बोलते हैं मुझे बचाने के लिए शुक्रिया टोनी। टोनी बोलता है ये पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हें बचाया है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब टोनी और रोया स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में काम होने की वजह से रोया काफी ज्यादा लेट घर जा रही होती है और सोच रही होती है बहुत ज्यादा रात हो गई है, बस मैं सेफली घर पहुंच जाऊं। लेकिन तभी उसे कुछ बुरे लोग घेर लेते हैं। रोया बोलती है आखिर आप लोग मुझे क्यों घेर रहे हैं, आप लोग को मुझसे क्या काम है। लेकिन उसे एक बंदा पकड़ते हुए बोलता है हमें पैसे चाहिए, और अगर तुम हमें पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, हम लोग बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद तुम घर चले जाना। वही रोया बोल रही होती है मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन रोया के चिल्लाने पे भी वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पे टोनी दौड़ते हुए आता है और उस बंदे को एक खतरनाक धक्का देता है और कहता है क्लासमेट रोया यहाँ से भाग जाओ, बस पीछे मुड़ के मत देखना, बस भागती रहो। और वहाँ पे जितने भी वो बुरे बंदे होते हैं वो सभी टोनी को मारने लगते हैं। कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को डिस्टर्ब करने की, हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मजा करने वाले थे। रोया बोल रही होती है मैं उस टाइम इतना ज्यादा डर गई थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन बंदा जिसने मेरी हेल्प करी थी। और जब मैं वहाँ पे पुलिस को लेके आई तो वहाँ पे ना तो गैंगस्टर थे और ना ही मेरी हेल्प करने वाला बंदा। उस दिन के बाद से मैं हमेशा सोचती थी आखिर वो कौन था जिसने मेरी हेल्प करी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि टोनी वो तुम हो सकते हो। और जो रोया के अफेक्शन होते हैं वो 95 पॉइंट्स हो गई होती है, और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने रोया के ऊपर $500 मिलियन खर्च किए हैं, इसी वजह से आपको $50 मिलियन मिलते हैं, साथ ही आपको 35 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट भी मिलते हैं, और आप 4 लैंग्वेजेस के मास्टर बन चुके हैं। और टोनी सोच रहा होता है मुझे सब देख के काफी अच्छा लग रहा है, पहले ही मैंने बहुत कुछ किया था लेकिन मैं बस खड़ा होकर देखते रहा, लेकिन इस बार मैं हिम्मत करके आगे आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने पास सेल्फ को पीछे छोड़ दिया है। और हम देखते हैं टोनी और रोया किस करने ही वाले होते हैं, तभी हमें फोन बजता है और कॉल जाओकी का आया होता है। जैसे टोनी कॉल पिक करता है जाओकी बोलती है मैंने विला के अंदर शिफ्ट कर लिया है, और तुम्हें पता है मैं 2 दिन से इस घर के लिए बेस्ट फर्नीचर ढूंढ रही थी, क्या तुम्हें याद है कल कौन सा दिन है। टोनी बोलता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, कल तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर कर रखा है। साथ ही सोच रहा होता है जाओकी के फोन के टाइम काफी ज्यादा बेकार थी। फिर जाओकी बोलते मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट मत दे देना, मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को इन्वाइट किया है। टोनी बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट कर सकता हूँ। वही टोनी सोच रहा होता तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया।
तभी जाओकी के पास में यूकी आती है और वो बोलती है आखिर ये फोटो कहाँ लगानी है। और जाओकी बोलती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे बहुत सारा काम है। साथ ही वो डांस करते हुए सोच रही होती है अभी मेरे पास खुद का घर है, और वो भी ऐसा वैसा घर नहीं, $60 मिलियन का मैंसन। फिर टोनी रोया को बोलता है तुम्हें पता है कल मेरे क्लासमेट का बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि इसे बिल्कुल भी ना लगे कि मैं इसे कुछ छुपा रहा हूँ। जितना ज्यादा ये लोग मेरे बारे में फ्रीली सोचेंगे उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है। तभी रोया बोलती है नहीं मैं कल नहीं आ सकती क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो घर पे बहुत कुछ हो रहा होगा और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं, शायद से मेरा वहाँ पे चलना सही नहीं होगा। रोया सोच रही होती है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें पूछ लेने चाहिए, वही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जरूरी नहीं होते और हमें वो नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने टोनी से नहीं पूछा कि आखिर वो किससे बात कर रहा था, इससे ये लगता है कि मैं काफी ज्यादा बोसी बिहेव कर रही हूँ जबकि उसने मेरी जान 2 बार बचाई है। फिर टोनी बोलता है अगर तुम वहाँ पे मेरे साथ चलते तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। रोया बोलते हैं अगर मुझे फ्यूचर में चांस मिलेगा तो मैं जरूर चलूंगी। फिर हम देखते हैं टोनी ने रोया को ड्रॉप कर दिया होता है। रोया बोलती है मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया। फिर टोनी बोलता है रोया अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम मुझे इंटरेस्ट के तौर पे कुछ दे सकती हो। तभी रोया टोनी के चिक्स पे किस कर देती है और कहती है ये वो स्टैम्प है जिससे प्रूव होता है कि अब से तुम मेरे हो। इतना सुनने के बाद टोनी बोलता है सच में काफी ज्यादा औसम है। फिर वो वापस आते हुए बोलता है चलो अपने काम पे वापस चलते हैं। तभी टोनी को पीछे से बोलता है टोनी क्या ये तुम्हारी कार है, और हम देखते हैं वो होती है नोरा। लेकिन टोनी उसे आंसर नहीं करता और अपनी कार में बैठ के निकल जाता है। तभी नोरा की फ्रेंड बोलती है टोनी ने तुम्हें लास्ट टाइम झूठ बोला था और टोनी उस जस्टिन हैमर से तो बहुत ज्यादा अमीर है, लगता है वो तुम्हें टेस्ट कर रहा था और तुम उसके टेस्ट में बहुत ही गंदी तरीके से फेल हुई हो। तभी नोरा को भी जो भी उसने किया होता है वो सब याद आ रहा होता है और नोरा की दोस्त बोलती है तुमने सब कुछ खराब कर दिया, तुम सच में एक पागल पिगो। नोरा रोते हुए बोलती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया, अब तो टोनी मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहेगा। नोरा की फ्रेंड बोलती है हाँ नोरा तुमने मौका मिस कर दिया, अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं बचा है, लेकिन वही मेरे पास अभी भी चांस है। फिर नोरा शॉक्ड होते हुए बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। नोरा की फ्रेंड बोलती है टोनी हैंडसम है और काफी ज्यादा अमीर भी है, ये चीज सेंस बनाते है कि सिर्फ तुम उसे नहीं पटा सकती, मैं भी उसे पटा सकती हूँ, क्या पता टोनी तुमसे बोर हो गया हो और अब वो मुझे पसंद कर ले। तभी नोरा अपने फ्रेंड के बाल पकड़ते हुए बोलती है कमीनी तरह से बोलने की हिम्मत कैसे हुई, और नोरा के फ्रेंड भी नोरा के बाल पकड़ लेती है और कहती तू तो चीप और घटिया लड़की है, तू तो जंगे के बैठ तक चली गई थी पैसे के लिए। तभी नोरा बोलती है चुप हो जाओ, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसे ही वो दोनों लड़कियां रास्ते में पहलवानी करने लगती हैं। वही लोग उन लोगों की वीडियो बनाने लगते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं इस बार ओलंपिक में गोल्ड पक्का है। आगे हम देखते हैं नोरा को जो कि रोते हुए बोल रही होती है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में पहलवानी करके अपनी दोस्ती भी तोड़ दी, और अब मेरे पास में ना ही बॉयफ्रेंड है, ना ही बेस्ट फ्रेंड है और ना ही इज्जत, सभी लुट गई। और लग नहीं रहा कि अब मैं टोनी को कभी फंसा भी पाऊंगी क्योंकि वो दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता जा रहा है, साथ ही मुझसे दूर भी होता जा रहा है। और वो रोते हुए जा ही रही होती है तभी पीछे से उसको कोई आवाज लगाता है और हम देखते हैं वो होती है शेंसुई। शेंसुई बोलती है लड़की तुम्हारा नाम नोरा है ना, मेरा नाम है शेंसुई, और क्या तुम एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बनने में इंटरेस्टेड हो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम टोनी स्टार्क को फिर से अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को अपने कमरे में बैठे हुए। टोनी सोच रहा होता है आखिर मुझे जॉकी को क्या गिफ्ट देना चाहिए, अगर उसे मैं कुछ अच्छा गिफ्ट कर देता हूँ तो उसका इफेक्शन पॉइंट 95% हो सकता है, लगता है मुझे बाहर जाकर कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। तभी जियांग टाओ बोलता है टोनी इधर देखो, नोरा ने एक लाइव ब्रॉडकास्ट चालू करी है और जो ये कर रही है वो काफी ज्यादा अजीब है। हम देखते हैं नोरा को जो कि कह रही होती है मेरा नाम है नोरा और मैं टोनी स्टार्क की पहली गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उसे कॉलेज में मिली थी और उसने 3 साल तक मेरा पीछा किया था, लेकिन मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा अमीर है। उस टाइम वो मेरे लिए पॉक लेके आया करता था और आप विश्वास नहीं करेंगे मुझे सिर्फ एक फोन दिलाने के लिए उसने 3 महीने पार्ट टाइम जॉब करी थी, लेकिन जब से वो अमीर हुआ है वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। हम देखते उसे कुछ कमेंट आए होते हैं जिसमें लिखा होता है टोनी स्टार्क तेरे ऊपर थूके बिना, और क्या तो टोनी स्टार्क को जानती भी है या सिर्फ उसका नाम यूज कर रही है, और ये बोल रही है कि जिस बंदे ने कुछ ही दिनों में इंटरनेट के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए वो इसके लिए एक फोन लेने के लिए 3 महीने पार्ट टाइम जॉब करेगा। वही कुछ बंदों ने कमेंट किया होता है कि हमसे प्राइवेट मैसेज में बात करो, हमें मिस्टर स्टार्क के बारे में और भी जानना है। वही हम देखते हैं टोनी को जो कि बोल रहा होता है ये कमीनी मुझे अभी भी डिफेम कर रही है। तभी जियांग टाओ बोलता है देखो उस कमीनी नोरा को, वो अभी जस्टिन को डेट भी कर रही है और कैसे एक्ट कर रही है। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की तो काफी ज्यादा बेशरम हो चुकी है, ये यहाँ पे खुद को विक्टिम दिखा रही है, लेकिन मुझे पता है नोरा का जो दिमाग है वो एकदम सुअर का है, इतना कुछ सोचना इसके बस की बात नहीं। यहाँ पे सब कुछ किया गया है मेरा अटेंशन पाने के लिए, साथ ही पब्लिक के सामने मेरे कैरेक्टर को खराब करने के लिए। यहाँ पे कोई तो है जो इसकी हेल्प कर रहा है। फिर टोनी मिस्टर होंग को कॉल करता है और बोलता है मुझे एक हेल्प चाहिए थी। यूट्यूब पे एक लड़की जिसने ब्रॉडकास्ट चालू किया है और इसने ये ब्रॉडकास्ट सार्क कंपनी के अंडर में चालू किया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट मेनली किसको बिलोंग करता है। फिर मिस्टर होंग मैसेज करता है कि हमें पता चल गया।
जिस कंपनी के थ्रू ये लड़की ब्रॉडकास्ट कर रही है वो है जूमिंग मीडिया और उसकी लीगल पर्सन है सेंसुई। टोनी सोचता है सेंसुई तो वही औरत है जो उस दिन मुझे परेशान कर रही थी और उस दिन तो सिर्फ मैंने उसको वार्निंग देके छोड़ दिया था, लेकिन लगता है ये मुझे हल्के में ले रही है कि मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। वही सेंसुई को देखते हैं जो कि कह रही होती है नोरा की जो पहली ब्रॉडकास्ट है उसपे 1 मिलियन व्यूज आए हैं और हमारा जो प्लान था वो काफी ज्यादा काम कर रहा है। और हम देखते हैं सेंसुई को याद आ रहा होता है कि उसके बॉस ने उसे बहुत ज्यादा डांटा था कि उसने लास्ट टाइम टोनी से पंगा ले लिया था और सेंसुई बोलती है बॉस मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से आप मुझे इतना डांट रहे हैं। तभी उसके बॉस बोलते हैं जिस बंदे को तुम परेशान कर रही थी वो कोई और नहीं टोनी स्टार्क है। ये सुन के सेंसुई पूरी तरीके से घबरा गई होती है और फिर वो एक बंदे से कह के टोनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है जिससे उसे पता चलता है कि नोरा उसकी पहली गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो प्लान करती है कि वो नोरा का यूज करते हुए टोनी को अपनी कंपनी के अंडर में लेके आएगी जिससे कि टोनी के फेवर से वो मिलियन ऑफ डॉलर कमा सके। वही प्रेजेंट में हम देखते हैं सेंसुई को जो कि कह रही होती है नोरा एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाएगी और ये देख के पक्का से मिस्टर स्टार्क का गुस्सा कम हो जाएगा और अगर इन दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है तो ये हमारी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन तभी सेंसुई के फोन पे उसके बॉस का कॉल आता है और कहती है क्या हमारी कंपनी को पूरे इंटरनेट नेटवर्क से ब्लॉक कर दिया गया है। वही हम देखते हैं टोनी को जिसने थोड़ी देर पहले मिस्टर होंग को मैसेज किया होता है कि जो वो जूमिंग मीडिया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उस कंपनी को सियोल में और देखना नहीं चाहता हूँ और मिस्टर होंग वो कंपनी कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। फिर मिस्टर होंग और जाओटियान मिलकर उस कंपनी को पूरे इंटरनेट से ब्लॉक करवाते हैं, हर बड़ी कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं, एक एक इन्वेस्टर से कहते हैं कि अपना पैसा रिफंड करो और जिस बिल्डिंग पे वो कंपनी है उस बिल्डिंग को भी ब्लॉक करवा देते हैं, पूरे जूमिंग मीडिया को चारों तरफ से बर्बाद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सेंसुई को जो कि कह रही होती है क्या हमारी कंपनी को बैन कर दिया गया है और जितनी भी कंपनी हमारे साथ में काम कर रही थी उन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है और उनमें से एक बंदा बता रहा होता है जितने भी मेजर शेयर होल्डर्स है उन सभी ने अपने पैसे को वापस निकाल लिया है और हमें हमारी कंपनी को बचाने के लिए कम से कम 10 मिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। सेंसुई बोलते 10 मिलियन डॉलर, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आखिर हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। फिर सेंसुई के पास में कुछ बैंक के बंदे आते हैं और वो बोलते हैं आपकी कंपनी ने 6 महीने से कोई लोन नहीं भरा, इसी वजह से आपके हिस्से के जितने भी एसेट्स हैं उन सभी को फ्रीज किया जाता है। फिर सेंसुई के पास में कुछ इन्फ्लुएंसर्स आते हुए बोलती हैं हमने आपके साथ में बहुत अच्छा काम किया लेकिन आगे हम आपके साथ में काम नहीं कर सकते, हम लोगों ने कोई और कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। फिर एक बंदा सेंसुई के पास आते हुए बोलता है अगर आप इस बिल्डिंग की फीस नहीं भरेंगे तो आप इस बिल्डिंग में एंटर नहीं कर पाएंगी। अगले दिन हम देखते हैं सेंसुई ने अपने कंपनी से बोरा बिस्तर बांध लिया होता है और वो सोच रही होती है ये काम पक्का से मिस्टर स्टार्क ने किया है, वरना हमारी इतनी बड़ी कंपनी को एक झटके में सियोल से गायब करना ये किसी आम बंदे का काम नहीं हो सकता। फिर टोनी अपने फोन पे देखता है जूमिंग मीडिया के बैन होने की वजह से नोरा का चैनल भी बैन हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मिस्टर होंग और ड्रैगन किंग ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी और लगता है मुझे टाइम मिलते ही इन लोगों को एक डिनर पार्टी देनी चाहिए और शायद अब टाइम आ चुका है कि मैं जाके जाओके के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लूं। लेकिन जब वो अपने कार के मिरर पे देखता है तो सेंसुई उसके मिरर पे चिपकी होती है और कह रही होती है मिस्टर स्टार्क मैं गलत थी, मुझे आपके साथ में चालाकी नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज मुझे रास्ता दे दीजिए ताकि मैं बच जाऊं। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपके अफेक्शन सिस्टम में ऐड हो चुकी है। टोनी सोच रहा होता है आखिर ये ऐड क्यों हो गई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मेरे अफेक्शन सिस्टम में रहे। फिर टोनी बोलता है आंटी अपनी जगह याद रखो, अगर अगली बार तुमने कोई भी चढ़ाई करने की कोशिश करी तो इस बार तो सिर्फ कंपनी गायब हुई है, अगली बार तुम गायब हो जाओगी। वही मिस सेंसुई सोच रही होती है मैंने पहले ये चीज फील क्यों नहीं करी, मिस्टर स्टार्क तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, स्पेशली जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दफा हो जाऊं और उसकी जो अफेक्शन होती है वो 10% से बढ़ गई होती है। टोनी सोच रहा होता है आखिर आंटी की अफेक्शन मेरे क्यों बढ़ रही है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हमें टोनी के विला का सीन दिखाया जाता है, जावे का बर्थडे के दिन उसके सारे क्लास में उससे मिलने के लिए आए होते हैं और कह रहे होते हैं ये एक बहुत ज्यादा फेमस जगह है, इस विला का प्राइस 50 से 60 मिलियन डॉलर तो होगा ही, लगता है हमारी चेयरमैन जावे किसी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, वरना इतना बड़ा घर लेना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है मैं और मेरे डैड इस जगह को देखने के लिए आए थे पहले और मैंने तो सुना था कि ये विला नंबर 1 किसी बहुत ही अमीर बंदे होंग का है, लेकिन वो तो अभी अपने 30s या 40s के अंदर है और ये लड़की होती है स्टूडेंट यूनियन की मिनिस्टर और जावे की राइवल जोंग लिली। तभी यूकी आगे बढ़ते हुए बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या जावे झूठ बोल रही है। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है लिली बिल्कुल सही बोल रही है, जो बॉस होंग है उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे पहले इस विला में मना रखा है और मैं काफी ज्यादा लकी था, मैंने उनकी बेटी का बर्थडे अटेंड किया था, लेकिन उनकी बेटी तो सिर्फ 12 साल की है। ये सुनकर सारे लोग बोल रहे होते हैं क्या हमारी प्रेसिडेंट झूठ बोल रही है, लेकिन तभी यूकी लिली के सामने घर के पेपर रख देती है और कहती है आराम से इसको पढ़ लो, ये घर जाकी के नाम पे है। ये देखने के बाद सभी लोग बोल रहे होते हैं नहीं हमारी प्रेसिडेंट एकदम सच बोल रही थी, लगता है इन्फ्लुएंसिंग में बहुत सारा पैसा है और ग्रेजुएट होने से पहले इतना सारा पैसा कमा लेना ये बहुत बड़ी बात है। वही जाकी सोच रही होती है अभी तक टोनी नहीं आया, क्या वो किसी ट्रैफिक में फंस गया है।
वही टोनी बाहर आ गया होता है और वो बोलता है फाइनली मैं पहुंच गया। जाओकी ने यहाँ पे इतने सारे लोगों को इनवाइट कर लिया है कि यहाँ पे पार्किंग के लिए घर में जगह ही नहीं बची थी, इसी वजह से मुझे कार को दूर पार्क करना पड़ रहा है। तभी टोनी के पास से एक कार गुजरती है। टोनी सोच रहा होता है आजकल लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। सभी लोग पार्टी में आ गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं ये तो करारी 488 है और ये गाड़ी तो हमारे सीनियर टैंक की है। मैंने तो ये भी सुना है कि इस गाड़ी की कीमत $4 मिलियन है। सीनियर टैंक गाड़ी से उतरते हुए बोलते हैं विला नंबर 1। हाँ ये वही विला है और हमें बताया जाता है ये है यूनियन के प्रेसिडेंट सीनियर टैंक ज्यू वैन। साथ ही सियोल की बहुत बड़ी कंपनी टैंक ग्रुप के सेकंड सन भी है। सीनियर टैंक टोनी को देखते हुए बोल रहे होते हैं आखिर ये चूहा कौन है जो कि अपने हाथ में एक टेडी बियर लेके जाओकी के बर्थडे पे आ गया है और जाओकी ने आखिर इस चूहे को बुलाया क्यों। तभी जाओकी खुश होते हुए बोलती है फाइनली तुम आ गए, तुम्हारे लिए मैं काफी ज्यादा देर से वेट कर रही थी। सीनियर टैंक बाहें फैलाते हुए बोलते हैं मैं आ गया जाओकी, लेकिन जाओकी उसको डॉच करते हुए टोनी के पास चली जाती है। तभी टोनी उसे टेडी बियर देते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए यही लेके आया हूँ और हैप्पी बर्थडे जाओकी। और सभी लोग देखते हुए बोल रहे होते हैं क्या हम लोग सपना देख रहे हैं। एक छोटे से टेडी बियर से जाओकी पिघल गई। यहाँ पे ब्रदर युवान ने उनको $20,000 का बैग दिया था, लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। पर इस बंदे के टेडी बियर को देख के इतने ज्यादा खुश है। वही सीनियर टैन सोच रहे होते हैं मैं जाओकी का पीछा बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसने मुझे इतना घास नहीं डाला जितना इस चूहे को डाल दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है। तभी टैन के पीछे एक ट्रक आ जाती है। टैन बोलता है जाओकी मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है और हम देखते हैं वो होता है एक प्रोफेशनल लेवल पियानो। टैन बोलता है ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए इसलिए प्रिपेयर किया क्योंकि तुम एक पियानो मास्टर हो। जाओकी बोलते है ये बहुत महंगा आया होगा, मैं आपको इसके पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। टैन बोलता है जाओकी के सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं है और मैं तुम्हें इस पियानो के साथ में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दूंगा जिसको कि मैंने खुद ही लिखा है। फिर वो वहाँ पे पियानो बजाने लगता है जिसको सुन के सभी लोग बोल रहे होते हैं सीनियर टैन तो काफी अच्छा पियानो बजाते हैं। और जाओकी भी बोलती है सीनियर टैन आपका पियानो बजाने के लिए शुक्रिया, आपकी स्किल्स को देख के तो मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रही है। सीनियर टैन बोलते है जाओकी तुम्हें मेरा गाना अच्छा लगा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और टोनी तुम यहाँ पे काफी देर से खड़े हो, क्यों ना थोड़ी बहुत तुम भी अपनी स्किल्स को दिखा दो। वही टोनी सोच रहा होता है लगता है ये बंदा चाहता है कि मेरे यहाँ पे बेइज्जती हो जाए। फिर टोनी बोलता है जैसा कि ब्रदर टैन ने कहा मैं आपकी विश को जरूर पूरी करूंगा। वही जाओकी सोच रही होती है क्या टोनी को पियानो बजाने आता है और बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं देख के लग नहीं रहा कि इस बंदे को पियानो बजाने आता होगा, आज तो इस बंदे की बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। वही टोनी सोच रहा होता है मुझे पियानो के बारे में पी भी नहीं आता और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास में 25 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट पड़े हुए हैं, अगर आपने 10 पॉइंट्स को पियानो स्किल में ऐड कर दे तो आपकी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। वही टोनी सोच रहा होता है मैं मानता हूँ मैं मेहनत करके कुछ भी नहीं सीख सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ चीट स्किल्स भी तो होती है ना। फिर वो बोलता है सिस्टर मुझे 50 साल का पियानो बजाने का एक्सपीरियंस दे दो। और टोनी को देखते हुए सीनियर टैन सोच रहे होते इसकी तो मोमेंटम ही चेंज हो गई। जैसे ही टोनी अपने गाने को स्टार्ट करता है सीनियर टैन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। टोनी बोल रहा होता है ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी मेरा सीक्रेट मूव आना बाकी है। फिर टोनी बहुत जल्दी जल्दी पियानो बजाने लगता है। सीनियर टैन सोच रहे होते ये बहुत तेज बजा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी धुन इधर उधर नहीं हो रही। वहीं बाकी सारे बच्चे सोच रहे होते ये वही अमेजिंग स्किल है जिसके बारे में टीचर ने बताया था कि कैसे कोई 2 हाथों से 4 हाथों के बराबर पियानो बजा सकता है। लेकिन इस टेक्निक की जो ट्रेनिंग है वो काफी ज्यादा ब्रूटल है, इसीलिए कोई भी इसे गुजर नहीं पाता। और हम देखते हैं टोनी ने अपने गाने को स्टॉप कर दिया होता है, जिसको देख के वहाँ पर सभी लोग चुप हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।